हमने एक 4th सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है हेल्थ असेसमेंट स्टार्ट किया था। पार्ट 1 हमने डिस्कस कर लिया था। हेल्थ असेसमेंट का जो सब्जेक्ट है उसके अंदर यूनिट हमने स्टार्ट किया था आई असेसमेंट। पार्ट 1 हमने डिस्कस कर लिया था। पार्ट 2 की तरफ आते हैं। पार्ट 1 में हमने आई की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी अच्छी तरीके से ब्रीफली डिस्कस कर ली थी। अभी हम सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं जिसके अंदर हम ये इस बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर कि जब हम हेल्थ हिस्ट्री लेते हैं आई के हवाले से तो हमें कौन से सवालात पूछने हैं पेशेंट से, कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं ताकि हमारे पास आई से रिलेटेड कम्प्रहेंसिव नॉलेज हमारे पास मिल जाए और ताकि हम आई के प्रॉपर अच्छी तरीके से असेसमेंट कर सकें। ठीक है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, इन चीज़ों को थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि अगर कोई शख्स जब प्रॉपरली एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आई की नॉर्मल एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को प्रॉपर तरीके से समझ लेता है तो उसके पास नेक्स्ट स्टेप जो है वो हेल्थ हिस्ट्री का है, जो आज हम इस सेकंड स्टेप की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में ये। फिर यहाँ पर कहते हैं कुछ कॉमन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है आई से हवाले से, उन प्रॉब्लम के हवाले से बात की गई है कि आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स वगैरह क्या हो सकती है। मोस्ट जो कंप्लेन होती है डबल विजन होता है जिसको हम डिप्लोपिया कहते हैं। ठीक है, इस तरह विजुअल फ्लूटर्स, विजुअल फ्लूटर कहते हैं कि जब बाज़ औक़ात आप लोगों ने देखा होगा कि जिसको आई का मसला होता है कि डॉट्स वगैरह नज़र आते हैं। बाज़ औक़ात जब वो कोई एक अचानक एकदम आंखों के सामने डॉट्स वगैरह आ जाते हैं, जिनको आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ये मसला होता है। इस तरह फोटोफोबिया, ये भी एक आई रिलेटेड प्रॉब्लम है, लाइट सेंसिटिव फील होना। ठीक है, और बाज़ लोगों को जो विजन है वो लॉस होता है, नज़र कमज़ोर होती है, बाज़ लोगों को नज़र बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, कुछ को इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन को से पेन वगैरह भी होता है। तो ये तमाम चीज़ें आपने ये कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये आपको पहले से पता होने चाहिए कि ये सारी चीज़ें होती है। इसी तरह कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कलर डिफिसिट होता है, वो कलर को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि वो कौन सा कलर को, आई मसले होते हैं ना, क्योंकि आई के अंदर हमने बात की कि रोड सेल और कॉन सेल होते हैं। कॉन सेल जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि ब्राइट कलर के लिए, कलर को पहचानने के लिए। तो बाज़ लोगों को कॉन सेल का इशूज़ होता है तो उनको कलर डिफिसिट होता है, फिर वो प्रॉपरली कलर को नहीं पहचान सकते, उनकी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो बहुत सारे प्रॉब्लम वगैरह हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात की गई है कि आस्क एनीवे, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर इस बात में ये लिखा है कि इवन इफ़ अ पेशेंट रीज़न फॉर अ सीकिंग केयर और अ प्रीवियस डायग्नोस इज़न्ट आई रिलेटेड, अगर कोई पेशेंट है जिसको आई रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, कोई और प्रॉब्लम की वजह से आया है, लेकिन फिर भी आपने उससे आई रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह करने होते हैं। उसकी सबसे बड़ा वजह ये है, अगर किसी शख्स का विजन पुअर है, अगर वो उसका नज़र कमज़ोर है, तो वो क्या होगा, वो नज़र कमज़ोर अफेक्ट करता है किस चीज़ को, पेशेंट की एबिलिटी को। कौन सी एबिलिटी को? पेशेंट की उस एबिलिटी को कि वो अपनी ट्रीटमेंट को प्रॉपर नहीं कर पाता। मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स किसी और बीमारी के साथ डायग्नोज हो और उस बेचारे का नज़र भी कमज़ोर हो तो वो अपनी टेबलेट को प्रॉपर टाइम पे नहीं खा सकता, उसको पता नहीं लगता कौन सी टेबलेट कब का आनी है, कौन सी कब का आनी है, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता। तो ये यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई पुअर विजन इन आई की असेसमेंट भी होनी चाहिए अगर किसी और वजह से भी पेशेंट आ जाए आपके पास। ठीक है, और ये जो सवालात है ये डॉक्टर भी करता है और जो नर्सिंग स्टाफ है वो भी करता है जो आई की असेसमेंट करता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये आप लोगों ने एज अ नर्स या अगर कोई डॉक्टर है वो इस तरह पूछ सकता है पेशेंट से। ठीक है, आई रिलेटेड जो क्वेश्चन है आप लोगों ने करने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये करना है कि भाई जब आप रीडिंग करते हैं, ठीक है, जब आप रीडिंग करते हैं तो रीडिंग के लिए कोई इस तरह या किसी दूर चीज़ को देखते हैं या रीडिंग करते हैं, कोई इस तरह आप कोई लेंस वगैरह का इस्तेमाल करते हैं या कोई ग्लासेस वगैरह का इस्तेमाल करते हैं रीड करने के लिए। अगर वो कहता है हाँ, तो हमें आइडिया हो जाता है कि हाँ इसको आई से रिलेटेड कोई मसला है, नज़र का कोई इशू है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, हम ये भी पूछते हैं, पेशेंट से पूछते हैं क्या कभी आपको एक्सपीरियंस हुआ है, क्या किसी इस प्रॉब्लम वगैरह में आपको फेस करना पड़ा है, जैसे मिसाल पर ब्लर विजन, धुंधलापन आपको दिखाई दे, ब्लाइंड स्पॉट्स वगैरह है, फ्लूटर्स आए, डबल विजन हो, डिप्लोपिया, या कोई आंख डिस्चार्ज वगैरह हो, या जो लाइट सेंसिटिविटी होती है, आंखों पर कोई रोशनी वगैरह पड़े तो जिसकी वजह से आपको एकदम पेन स्टार्ट हो, तो इस तरह के क्वेश्चन भी पेशेंट से करना होते हैं। ठीक है,
अच्छा, इसके अलावा तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो फिर पेशेंट से पूछना है क्या कि कभी कोई मुश्किलात पड़ी है, ट्रबल वगैरह, कोई मुश्किलात वगैरह पड़ी है जब आप नाइट के टाइम बाहर जाते हैं या अंधेरे में कोई काम करते हैं तो आपको नज़र का कोई इशू मसला वगैरह है, तो ये क्वेश्चन वगैरह भी करने होते ताकि हमारे पास अगर वो कहता है रात के टाइम मुझे चीज़ें प्रॉपर तरीके से दिखाई नहीं देती, तो हमें एक आइडिया हो जाता है कि इसके जो आंखों के अंदर जो रोड सेल्स हैं उनके अंदर कोई मसला वगैरह, जिनकी वजह से, क्योंकि रोड सेल जो है वो नाइट के टाइम अंधेरे में काम करते हैं, तो यहाँ पर ये मसला हमें एक वजह ये भी मिल जाती है कि भाई इसको रोड सेल का कोई इशू है, और ये रोड सेल इशू जो है विटामिन ए डिफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है। अच्छा जी, फिर उसके बाद इस तरह और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कभी इंजरी वगैरह या कोई सर्जरी वगैरह आपने आई की है, या कोई आपकी कोई आई लेज़ी है, बचपन से कमज़ोर वगैरह है, या कोई आपको आंखों की कोई एलर्जी वगैरह है डस्ट वगैरह से, किसी और चीज़ से, या पेशेंट से इस तरह क्वेश्चन भी की जा सकती है कि भाई कभी आई एग्ज़ामिनेशन आपने की है, या कोई ग्लूकोमा टेस्ट किया है आपने, कब किया है, कितना टाइम हो गया है, ठीक है। या पेशेंट से पूछने कि भाई आपको कभी आंखों में दर्द या सर में दर्द वगैरह होता है, ये सब। या ये पूछा है कि डज़ ही स्क्विंट टू सी ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस। कभी इस पॉइंट का मतलब ये है कि कभी किसी बाज़ लोगों को आपने देखा हो कि जब वो किसी दूर चीज़ को देखते हैं तो अपनी आंखों को छोटा कर देते, मतलब छोटे से मुराद वो आंखें थोड़े से आईलाइट्स को छोटा कर देते, छोटे से आंखों की करके किसी दूर ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो स्क्वेंट उसे कहते हैं। या इस तरह पूछते हैं कि भाई आप जब किसी दूर ऑब्जेक्ट को देखते तो अपने आंखों के साइज़ को थोड़ा छोटा करके इस तरह देखते हो, तो इस तरह क्वेश्चन भी करने होते हैं, ठीक है। या इस तरह ये पूछना होता है कि किसी क्लोज ऑब्जेक्ट को या किसी दूर ऑब्जेक्ट को या देखने के लिए आप कोई मसला वगैरह है या कोई भी इस तरह इशू है, किसी भी ऑब्जेक्ट जो क्लोज ऑब्जेक्ट है ना, उसको जब आप होल्ड करते हो या कोई इशू वगैरह तो नहीं होता कि मसला बाजू का एकदम आंखों के आगे जब क्लोज ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उससे क्या हो जाता है, एकदम पेन वगैरह या वो धुंधला नज़र आता है, तो बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। ये सारे क्वेश्चन हैं ये आपने करने होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अभी हम सिंपल से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ये हेल्थ हिस्ट्री होती है, ठीक है, या आस्किंग अबाउट द जनरल हेल्थ। देखो यहाँ पर ये चीज़ों को समझने की कोशिश करें, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं। यहाँ पर हम एक एक चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ समझने की है, चीज़ों को सिर्फ समझो कि इसमें है क्या। हिस्ट्री आप लोग एग्ज़ामिनेशन से आपको वाइवास में आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर चीज़ों को कॉन्सेप्ट के तरीके से समझो बस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जनरल हेल्थ में उसमें तमाम चीज़ें आती है। पेशेंट से आपने क्या करना है, पेशेंट से क्वेश्चन करने हैं कि उसके आई के हवाले से क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। उसके जो भी कोई मिसाल के तौर पर वो कोई मेडिकेशन वगैरह खाता है, क्या काम करता है, कौन सा काम करता है, स्मोकिंग हैबिट्स वगैरह है या कोई मसला वगैरह है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो होती है इंसान की नज़र पे अफेक्ट कर सकती है। अभी स्टेप बाय स्टेप वन को डिस्कस करते हैं, फैमिली मैटर की बात करते हैं। पेशेंट से पूछते हैं हेल्थ हिस्ट्री में, ये पेशेंट से हम ये पूछते हैं कि भाई आपको हाइपरटेंशन वगैरह, ठीक है, या ख़ुद से पेशेंट से पूछना है कि भाई आपको कोई हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ या स्ट्रोक या मल्टीपल स्क्लेरोसिस या सिफिलिस या HIV इस तरह कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है, ये बीमारी वगैरह तो नहीं, ये पेशेंट से पूछना है, ठीक है। और उसके साथ पेशेंट से उसके फैमिली हिस्ट्री के हवाले से भी पूछना है कि भाई आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को ग्लूकोमा, कैटरेक्ट या किसी का विजन लॉस, रेटिनाइटिस वगैरह, ये तमाम चीज़ें तो नहीं हैं, किसी को हुई है, ये क्वेश्चन करने हैं, पूछने हैं, क्योंकि यह फैमिली हिस्ट्री जो होती है ये एक अफेक्ट करती है पेशेंट के ऊपर, उसके कंडीशन के ऊपर। आगे जाके बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं ना कि फैमिली हिस्ट्री में जो होता है वो ग्लूकोमा का शिकार होते हैं, तो फिर इनके जो बच्चे होते हैं वो भी ग्लूकोमा के इस तरह के शिकार होते हैं, तो ये हिस्ट्री तमाम जो है वो कंडक्ट करनी पड़ती है, क्योंकि उससे अंदाज़ा लगा सकता है कि ये बीमारी इनकी जो है ये फैमिली हिस्ट्री से होते हुए आ रही है, ठीक है। और कुछ ऐसी चीज़ें होती है, हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़ हो गया, ये कुछ बीमारी ऐसी होती है जो इंसान के आइज़ के विजन के ऊपर बड़ा इफ़ेक्ट कर सकती है, ठीक है। अच्छा, ड्रग्स की बात करते हैं। कुछ किस्म के ड्रग्स ऐसे होते हैं, ये क्या करते हैं, इंसान की जो नज़र है उसके ऊपर बड़ा इफ़ेक्ट कर सकती है। मैं अब समझा देता हूँ आपको।
अच्छा, we ask the patient which the medication is that attacks. Some drugs can be affect vision. For example, digoxin. Overdose can be cause of the patient to see yellow holes around the bright light. Remember to ask about the use of the over-the-counter drugs, herbal या preparations. अच्छा, यहाँ पर ये क्या कह रहा है कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जो इंसान की जो नज़र है उसके ऊपर बड़ा असर करती है। एक ड्रग्स का नाम यहाँ पर लिखा गया है डाइगोक्सिन। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जहन में रखना। ये जो ड्रग्स है बेसिकली ये देते हैं हार्ट के पेशेंट को दी जाती है। डाइगोक्सिन जो है ये हार्ट के पेशेंट को दी जाती है। ये हार्ट अटैक के पेशेंट हो या जिसका हार्ट का रिदम सही नहीं हो तो उसके पेशेंट को डाइगोक्सिन दी जाती है उनको लिए। लेकिन अगर इसका ओवरडोज इस्तेमाल किया जाए, इस ड्रग्स का, ये जो ड्रग्स है इसका ओवरडोज इस्तेमाल किया जाए तो इससे क्या हो जाता है, ये इंसान के जो आई साइट है उस पर असर करती है। जब इंसान कोई ब्राइट लाइट में देखता है, तेज़ रोशनी में देखता तो उसको येलो जो होल्स नज़र आते हैं, तो ये इस ड्रग्स का कुछ इफ़ेक्ट है। तो ये भी पेशेंट से आप लोगों ने पूछना है। कोई फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट है वो इस तरह का मेडिकेशन इस्तेमाल कर रहा है और वो आपके पास है कि मुझे इस तरह ये मसला हो रहा है, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि ये इस वजह से हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और कि ये वर्क, देखो काम जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर आप काम करते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि काम की जगह आपकी कैसी है, आप क्या काम करते हैं। आप कोई केमिकल कंपनी में काम करते हैं, कोई ऐसे वर्क प्लेस में काम करते हैं जहाँ पर इन्फेक्शन हो, केमिकल हो, धूप बहुत ज़्यादा हो या डस्ट बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि ये तमाम की तमाम चीज़ें जो होती हैं इंसान की आई साइट पर बड़ा इफ़ेक्ट कर सकती है। ठीक है, ये तमाम क्वेश्चन आपने पेशेंट से पूछने हैं क्योंकि वहाँ पर केमिकल से भी एक्सपोजर हो सकता है, कोई वो कचरा वगैरह बहुत ज़्यादा, इन्फेक्शन एजेंट वगैरह बहुत ज़्यादा। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें जो इंसान के आंखों के ऊपर, उनके नज़र के ऊपर बड़ा इफ़ेक्ट कर सकती है, तो उसने वर्क प्लेस के हवाले से भी आप लोगों ने पेशेंट से पूछना है। ठीक है। अच्छा, इंजेक्शन की बात करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जैसे इंसान मिसाल के तौर पर इफ़ यू, मैं ऊपर चला गया नीचे गया, हाँ ये है, ठीक है। इफ़ योर पेशेंट स्मोक, देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो स्मोक के आदती होते हैं ना, उनकी स्मोकिंग क्या करती है, वो उनके ब्लड वेसल जो होते हैं उनको ख़राब कर देती है, विस्कुलर डिजीज़ काज कर देती है, विस्कुलर डिजीज़ का रिस्क बढ़ जाता है स्मोकिंग की वजह से। तो आपने पेशेंट से ये भी पूछना है कि आप स्मोकिंग वगैरह करते हैं, क्योंकि ये जो स्मोकिंग है ये जो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं उनको डैमेज कर देती है, उनके अंदर विस्कुलर डिजीज़ काज कर देती है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली नहीं जाती है, तो उनकी वजह से भी विजन लॉस होने का ख़तरा होता है। तो आप इन चीज़ों का भी पूछना है। ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि इफ़ योर पेशेंट इज़ द एल्डरी और हैज़ इम्पेयर्ड विजन, आस्क हिम हाउ विल ही कैन मैनेज एक्टिविटी ऑफ अ डेली लिविंग, असिस्ट द वेदर ऑफ द। अच्छा, यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई अगर फॉर एग्जांपल बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं ना कि जो ओल्ड पीपल होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, तो वो उनका एज के साथ उनका नज़र कमज़ोर हो जाता है, तो आपने उनसे पूछना है कि आप अपनी जो डेली एक्टिविटी करते हैं, अपना मतलब खाना पीना, बात करना, वॉशरूम जाना खुद से करते हैं या नहीं। अगर वो कह रहे वो खुद से करते तो फिर इट्स ओके, ठीक है। अगर वो कह रहे वो खुद से नहीं करते तो फिर वहाँ पर उनको नीड की ज़रूरत होती है, असिस्टेंट नीड की ज़रूरत होती है, ताकि कोई भी वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ उसके पास रख दी जाए ताकि उस पेशेंट को जब ज़रूरत हो वो उस बेल वगैरह रख दिया जाए या कोई और चीज़ रख दी जाए, ताकि वो अलार्म वगैरह रख दिया जाए, कोई भी ऐसी चीज़ रख दिया जाए ताकि पेशेंट के लिए आसानी हो, ताकि वो अब जब किसी चीज़ को उसको ज़रूरत हो, वॉशरूम जाए या कहीं पे भी जाए, तो वो उस बेल को प्रेस करे और वो कोई भी अटेंडेंट या कोई भी फैमिली मेम्बर आए उसकी हेल्प करे, वो ख़ुद से ना करे, वरना वो गिर जाएगा, उसको एक नज़र नहीं आ रहा तो वो गिर भी सकता है। तो ये क्वेश्चन वगैरह भी आप लोगों ने करने हैं। ठीक है। अच्छा, फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती है, अगर बच्चा जो है, एक बच्चा है जो छोटा है, तो वो तो ख़ुद से बात नहीं कर सकता ना कि उसको ये मसला है, तो फिर उसमें क्या किया जाएगा, तो उसमें जो उसके जो पेरेंट्स होते हैं ना उनसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। ठीक है। इफ़ योर पेशेंट इज़ ए यंग चाइल्ड, अगर आपका छोटा पेशेंट जो है वो छोटा बच्चा है, तो वो खुद से आपको तो जवाब नहीं दे पाएगा उन चीज़ों के हवाले, तो आपने उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनसे ये क्वेश्चन वगैरह करने होते हैं। ठीक है।
पेरेंट्स से क्वेश्चन करने होते हैं और उनके रिस्पॉन्स आप लोगों ने जानने होते हैं कि वो उस पेशेंट के हवाले से क्या जवाब देता है। पेशेंट से आपने खुद ही डायरेक्टली नहीं पूछना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये एक दी गई है, एक चार्ट दिया गया है। यहाँ पर दो चीज़ों के बारे में बताया। अगर आपका पेशेंट जो है वो छोटा है या आपका पेशेंट जो है वो बूढ़ा है, तो बच्चों से अलग किस्म के क्वेश्चन डिज़ाइन किए गए हैं, बड़ों से अलग किस्म के क्वेश्चन डिज़ाइन किए गए। बच्चों जो क्वेश्चन जो होते हैं वो उनके पेरेंट्स से किए जाते हैं और ओल्डर जो है वो उनके से किया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन जो अलग अलग तरीके से डिज़ाइन किए गए तो उनके हवाले से बताया गया है कि आपने किस तरह को केयर देनी है। अगर कोई पेशेंट है वो जो छोटा है तो आपने क्या क्वेश्चन करने हैं। वॉज अ चाइल्ड डिलीवर्ड विजाइनल। अच्छा, पेशेंट से ये पूछना है, ठीक है। आपने पेशेंट से फर्स्ट पॉइंट में ये पूछना है कि भाई आपकी जो ये डिलीवरी है, बच्चे की जो डिलीवरी हुई है, ये नॉर्मल बर्थ में हुई है, नॉर्मल विजाइनल बर्थ में हुई है या कोई सी सेक्शन वगैरह किया गया हो है, वो उस पेरेंट से पूछना है। क्यों? क्योंकि अगर डिलीवरी विजाइनल से हुई तो कुछ इन्फेक्शंस वगैरह ऐसे होते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर इन्फेक्शन के नाम मैं आपको बता दूं, जैसे क्लाइमीडिया या गोनोरिया या जेनिटल हेयरपीस, कुछ ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जब बेबी जो होता है विजाइनल से बाहर की तरफ आता है तो वो इन्फेक्शन उसके आंखों की तरफ भी चले जाते हैं, तो उनको भी इन्फेक्शन वगैरह काज कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपने पेशेंट से करने, बच्चे के जो पेरेंट्स हैं उनसे करने होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर सेकंड क्वेश्चन जो करना होता है कि भाई जब बर्थ हुआ तो इस बच्चे को डॉक्टर ने कोई क्रीम या कोई ऑइंटमेंट वगैरह दी है आंखों में लगाने के लिए। अगर वो कहता है हाँ, तो फिर ये भी कंफर्म हो जाता है कि इस बच्चे को बर्थ के दौरान जो क्या था, कोई इन्फेक्शन वगैरह था और उस इन्फेक्शन की वजह से फिर डॉक्टर ने इसको एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट वगैरह दी ताकि इन्फेक्शन ख़त्म हो सके। अच्छा, और फिर यहाँ पर एक चीज़ और भी पूछनी है कि भाई बच्चे, उस पेरेंट्स से पूछना है कि बच्चे की जो नॉर्मल डेवलपमेंट माइलस्टोन है, मतलब बच्चा जो नॉर्मली डेवलप हो रहा है, क्या वो अपने हिसाब से नॉर्मली डेवलप हो रहा है या नहीं, इसकी एज के हिसाब से प्रॉपर इसकी डेवलपमेंट नहीं हो रही है। कुछ क्वेश्चन जो है आप लोगों ने पूछने हैं एज अ नर्स, जब अगर फॉर इंस्टेंस आप असेसमेंट करते हो तो, ठीक है। ओल्डर की बात करें, वही सेम बात होगी कि भाई आपने, अगर पेशेंट आपका ओल्ड है, ठीक है, तो आपने उससे क्या क्वेश्चन करने हैं कि भाई अगर आप सीढ़ी वगैरह पे चढ़ते हो या कोई ड्राइविंग वगैरह करते हो तो उसमें आपको कोई डिफ़िकल्टी वगैरह महसूस होती है, कोई मुश्किलात होता है, ठीक है। या दूसरा क्वेश्चन ये करना है कि भाई आपने कभी ग्लूकोमा का टेस्ट वगैरह किया है, अगर किया है तो उसका रिज़ल्ट क्या आया है, ये भी पूछना है। फिर कि अगर ग्लूकोमा आपका पॉजिटिव आया है तो उसके लिए आपने ड्रॉप्स, जो आपने डॉक्टर ने आपको ड्रॉप्स लिखे हैं या आपने ख़ुद से ड्रॉप्स लिए हैं, ड्रॉप्स कब तक इस्तेमाल किए हैं, ड्रॉप्स अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन जो है वो आप लोगों ने पूछने हैं पेशेंट से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बात हो रही है भी कि असेस द आई। अभी आई को असेस करना है। आई की असेसमेंट कैसी होगी? देखो, आई को जब असेसमेंट करते हैं तो वो कम्प्रहेंसिव असेसमेंट होगी, ठीक है। उसमें सबसे पहले यहाँ पर पॉइंटों को जहन में रखना ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कंप्लीट आई असेसमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जब भी आप असेसमेंट करो तो कंप्लीट होगा। उसके अंदर सबसे पहले इंस्पेक्शन होनी चाहिए। इंस्पेक्शन किस चीज़ करो? एक्सटर्नल आई लाइट्स हो गए जो, ठीक है। इस चीज़ की टेस्टिंग विजुअल कार्ड के ज़रिए भी कर सकते हो। आई मसल्स को आप चेक करोगे। मसल को कैसे चेक करोगे? पेशेंट को कहोगे आई मूवमेंट करो, अप डाउन साइड टू साइड, इस तरह मूवमेंट से आपको मसल्स के पता लग जाएगा। नेज़ोलिक्रीमल जो ग्लैंड होते हैं, वो ग्लैंड जो टीयर्स प्रोड्यूस करते हैं, उन टीयर को भी आपने असेस करना है। तो तमाम, और ये एक और इंट्राओकुलर जो आई के अंदर जो इनर साइड पे जो स्ट्रक्चर है उसको ऑप्थेल्मोस्कोप के ज़रिए आप लोगों ने असेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक कम्प्रहेंसिव असेसमेंट करनी है। अभी वन बाय वन डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, इन चीज़ों को जहन में रखना कि भाई जब भी आप एग्ज़ामिनेशन को स्टार्ट करना है, ठीक है, जब भी आप एग्ज़ामिनेशन को स्टार्ट करते हैं तो आप लोगों को नेसेसरी इक्वाइपमेंट जो चीज़ें हैं उनको ज़रूरत होती है। जैसे कि उसमें आपको जो भी रूम है उसके पास गुड लाइट होनी चाहिए, ठीक है। जिस रूम में आप हो अच्छी लाइटिंग होनी चाहिए, प्रॉपर पेन लाइट मतलब टॉर्च वगैरह होना चाहिए बस, ठीक है। और कोई भी ऑप्थेल्मोस्कोप जो मशीन है वो होनी चाहिए। और ये जो ओपेक
कार्ड होता है ना, जिस तरह अगर आप लोग मतलब कोई स्टूडेंट ग्लासेस वगैरह लगाता है या गए होंगे आई टेस्ट वगैरह की होगी, तो उनके पास एक कार्ड वगैरह होता है जिनके ऊपर चीज़ें लिखी होती है। तो ये भी नीचे आएगा, वो भी मैं आपको समझा दूँ कि कौन से कार्ड होते हैं। तो ये तमाम मटेरियल आपके रिक्वायरमेंट आपके पास मौजूद होने चाहिए। ग्लव्स होने चाहिए, ठीक है, और टिशू होना चाहिए आपके पास, ठीक है, कॉटन वगैरह होने चाहिए। ये कॉटन ये तमाम चीज़ें इसलिए होनी चाहिए ताकि आपके पास तमाम चीज़ें अवेलेबल हो कि आई असेसमेंट में कोई चीज़ मिस ना हो। और उसके साथ साथ पेशेंट को कंफर्टेबल जोन में आपने बिठाना है और उसकी असेसमेंट करनी है, ठीक है। चले अभी आते हैं इंस्पेक्शन की तरफ से। अभी हम फॉर इंस्टेंस अभी मान लें कि अभी आप अपने ही आई की या आपके सामने कोई बैठा है, अज्यूम करें इस तरह कि आपके सामने कोई स्टूडेंट है या कोई भी शख्स बैठा है और आप उसकी असेसमेंट कर रहे हैं। चीज़ों को इमेजिन करो, अपनी बॉडी के साथ रिलेट करो, तो आप लोगों को ईजी होगा, ठीक है। और इंस्पेक्शन ऑफ द आई, स्टार्ट योर असेसमेंट बाय द ऑब्जर्विंग ऑफ द पेशेंट फेस। सबसे पहले अपने पेशेंट के फेस को ऑब्ज़र्व करना है, ठीक है, और उसमें देखना है, स्कल्प लाइन को देखना है। देखो आई की जो लाइनिंग है ना, ये जो कान का अपर वाला हिस्सा है, इसकी लाइन के साथ बिल्कुल सीधा देखना है कि आई की जो लाइनिंग है बिल्कुल नॉर्मल है या नहीं, अप डाउन तो नहीं है। क्योंकि जो कुशन सिंड्रोम के जो बच्चे होते हैं और तो वो उनके जो या लाइनिंग होती है, ये जो स्कल्प लाइनिंग होती है थोड़ी सी सही नहीं होती है, ठीक है, एबनॉर्मल होती है। अच्छा, यहाँ पर इन लाइनिंग को आपने देखना है कि ये नॉर्मल एनाटॉमिकल लाइन पर मौजूद है या नहीं, ठीक है, और स्टार्टिंग पॉइंट देखना है। और उसके साथ साथ नॉर्मल आई की पोजीशन देखनी है कि दोनों आई जो है नॉर्मल पोजीशन पर है या नहीं, दोनों आई जो है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पर मौजूद है। अच्छा, उसके साथ साथ आपने आई को देखना है, उसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि दो आई के दरमियान जो है ना, एक आई का फ़र्क होना चाहिए। मिसाल के तौर वन राइट साइड पर आई है, लेफ़्ट साइड पर आई है, तो उनके दरमियान जो नोज़ का हिस्सा है वो इतना होना चाहिए जिसमें एक दूसरी आई आ सके, ठीक है, एक आंख जितना स्पेस होना चाहिए। ये तमाम, और उसके साथ उसके जो आईलाइड है, कंजक्टिवा है, कॉर्निया है, इंटीरियर चैम्बर है, ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने इंस्पेक्शन करनी है, ठीक है, ये तमाम ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। अभी वन बाय वन आईलाइड्स इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आती है आईलाइड। अच्छा, आईलाइड्स की बात करते हैं तो यहाँ पर दोनों आईलाइड्स की बात हो रही, तो ये कवर द टॉप ऑफ क्वार्टर ऑफ द आइरस सो दैट द आईज लुक अलाइक। चेक फॉर द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ विजिबल स्क्लेरा अबव द लिम्बस। अच्छा, ये पूरा समझा देता हूँ, फिर बता देता हूँ आपको। आस्क द पेशेंट टू ओपन ऑफ द क्लोज टू आइज टू सी इफ द क्लोज कम्प्लीटली। If the downward movement of the upper eyelid is down gaze is delayed, the patient has a condition known as light leg। इन चीज़ों को समझे। सबसे पहले आप देखो, अगर आप शीशे के सामने खड़े होते हैं ना और अपने आई को देखते हैं, अगर फॉर इंस्टेंस ये आपका आयरस है ना, ठीक है, आयरस है, तो अगर आप अपर आईलाइड को देखेंगे तो आयरस अगर इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दें, 1 2 3, ये थोड़ा सा 1 मिनट इसको मैं सही कर देता हूँ। फॉर इंस्टेंस मैं आपको समझा देता हूँ। अगर ये आई पूरी आई का ब्लैक हिस्सा है, ठीक है, और इसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर दें, 1 2 3 4, तो ये जो 4 वाला हिस्सा है ना, ये अपर आईलाइड से बंद हुआ होता है। आप शीशे में भी देखें ना, तो आपका जो ब्लैक हिस्सा है ना, उसके ऊपर थोड़ा सा अपर आईलाइड मौजूद होता है, ये नॉर्मली है, ठीक है। ज़हन में ये दोनों, इससे ये होता है कि दोनों आंखों की अलाइनमेंट का पता लग जाता है कि दोनों आंखें जो है नॉर्मल अलाइनमेंट में है। ये लंबस किसे कहते हैं? लंबस जहाँ पर कॉर्निया और स्क्लेरा का आपस में जंक्शन होता है, जहाँ आपस में ये ज्वाइंट होते हैं, तो उस जंक्शन को हम क्या कहते हैं? लंबस कहलाया जाता है, ठीक है। जो कॉर्निया और स्क्लेरा जंक्शन है ना, जहाँ पर कॉर्निया का एंड और स्क्लेरा का साइड ये आपस में कनेक्ट होते हैं और एक साथ हो जाते हैं, इस जंक्शन को हम लंबस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर पेशेंट्स को आपने ये भी कहना है कि भाई आप अपनी आंखों को क्लोज करें और फिर देखें कि उसकी आंखें प्रॉपर क्लोज हो रही है या नहीं, ठीक है। और फिर पेशेंट को ये भी बताना है कि भाई आप डाउनवर्ड मूवमेंट करें, नीचे की तरफ देखें। जब वो नीचे की तरफ देखता है, डाउनवर्ड मूवमेंट देखता है, तो आपने उसकी देखनी अपर आईलाइड नीचे की तरफ
नॉर्मली मिकदार में एकदम नीचे आ रही है, अगर स्लो आती है, अगर आप पेशेंट को कहते हैं कि भाई आप नीचे देखें और वो नीचे की तरफ देखता है लेकिन उसकी जो अपर आईलाइड है वो स्लो नीचे की तरफ आती है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं लिड लेग कहलाया जाता है, ठीक है। और ये कंडीशन अक्सर हाइपरथायराइडिज्म पेशेंट के साथ होती है। अगर आप फिर भी समझ नहीं आते तो आप छोटी सी शॉर्ट वीडियो भी यूट्यूब में देख लें कि हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट का हवाले से सर्च करें और उसकी आईलाइड्स की मूवमेंट को देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। क्योंकि जब हाइपरथायराइडिज्म का पेशेंट जो होता है वो अपनी आंख को और नीचे पेशेंट को आप कहो कि नीचे की तरफ देखे और वो जैसे नीचे देखता है तो उसकी जो आईलाइड है वो स्लो डाउनवर्ड आता है, स्लो गेज नीचे की तरफ जो स्लो आता है, जैसे वो स्लो आता है तो इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, लिड लेग कहलाया जाता है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जहन में रखना। अच्छा, इसमें कुछ और चीज़ें भी देखनी है इस आईलाइड्स में आपने और भी क्या क्या चीज़ें देखनी है कि रेडनेस तो नहीं है, एडिमा, इन्फ्लेमेशन, ये तमाम चीज़ें जो है ये तमाम आप लोगों ने देखनी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आई ओपनर की बात करें, प्रोट्रूशन ऑफ द आई बॉल कॉल्ड। अच्छा, यहाँ पर देखो बास लोग को आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी ये जो आंखें होती है ना ये बड़ी बड़ी होती है और इस तरह बाहर की तरफ निकल आती है, एबनॉर्मल नज़र आती है। जो प्रोट्रूड हुई आइज़ होती है ना इस तरह बिल्कुल वाज़ेह आपके सामने नज़र आए तो उसको हम कहते हैं एक्सोपेथोलेमस कहलाया जाता है, एक्सोपेथोलेमस कहते हैं उसे, ठीक है। एक्सोपेथोलेमस भी कह सकते हैं या प्रोप्टोसिस भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो ये कॉमनली जो होता है हाइपरथायराइडिज्म पेशेंट में होती है। आप हाइपरथायराइडिज्म पेशेंट को सर्च करें, उनकी आंखों को देखें, वो आपको नज़र आ जाएगी। और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जहन में रखना, ठीक है। अगर आइज़ जो है वो एबनॉर्मल हो और वो नॉर्मल साइज़ से उसकी साइज़ ज़्यादा बड़ी हो और बाहर की तरफ प्रोट्रूड हुई हो और बाहर की तरफ आई हुई हो तो उसको एक्सोपेथोलेमस या प्रोप्टोसिस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है क्राइंग और ड्राइंग। अच्छा, पेशेंट के आपने भी ये देखना है कि भाई आपने दो चीज़ों का यहाँ पर जहन में ख्याल करना है, ठीक है, कि इंस्पेक्शन ऑफ द आई, एक्सेसिव टीयरिंग या ड्राइंग, कि पेशेंट अगर रोता है तो उसके आंसू जो है वो या रोता है या वैसे भी वो कहते हैं बहुत ज़्यादा आंसू निकल रहे हैं या आंख बिल्कुल ड्राई है, तो इन दो चीज़ों को भी आप लोगों ने देखना है, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली जो होता है वो आंख की जो है वो नॉर्मली वो नीचे आईलाइड्स होते हैं वो पिंक वगैरह होने चाहिए, ठीक है। आईलैशेस शुड टर्न आउटवर्ड, ऑब्जर्व अदर द लोअर आईलाइड्स टर्न इनवर्ड टुवर्ड द आई बॉल कॉल्ड एंट्रोपॉइन। अच्छा, ये देखो लोअर आईलाइड जो है ना नीचे वाली, अगर ये अंदर की तरफ मुड़ी हुई हो और ये जो नीचे लोअर आईलाइड की जो बाल है, आईलैशेस जो है वो आंख में लग रही हो तो इसको एंट्रोपॉइन कहते हैं, ठीक है, एंट्रोपॉइन। और अगर ये आउटवर्ड बाहर की तरफ निकली हो, लोअर आईलाइड बाहर की तरफ निकली हो तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्ट्रोपॉइन कहलाया जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ आप लोगों ने देखना है कि भाई लम्स वगैरह तो नहीं है आईलाइड्स में, कोई लीजन वगैरह तो नहीं है, कलर कैसा है, नॉर्मली ये पिंक होना चाहिए, ठीक है, इनर साइड पर, और ये डिस्चार्ज वगैरह ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने ये देखनी है। मतलब सिंपल बात ये है कि आपने नॉर्मलिटी और एबनॉर्मलिटी देखनी है। नॉर्मल आप अपने आप को देखें और अगर इससे हट के हो तो वो एबनॉर्मलिटी होगी, ठीक है। अच्छा, प्रेसिंग द पॉइंट बिफोर द पल्पेटिंग द नेज़ोलैक्रिमल सेट वी एक्सप्लेन द प्रोसीजर। देखो, अच्छा, ये जो टीयर प्रोड्यूस करने वाले जो ग्लैंड हो जिसको लैक्रिमल ग्लैंड कहते हैं, इसको असेस करने से पहले आप लोगों ने पेशेंट को पहले बताना है कि मैंने इस तरह इसको असेस करना है। पेशेंट पहले आप ग्लव्स पहनेंगे, ठीक है। जब आपने ग्लव्स पहन लिए तो फिर आपने क्या करना है, पेशेंट को बोलेंगे अपने आइज़ को क्लोज़ करो, वो आइज़ क्लोज़ करेगा। फिर आप अपनी उंगलियों को क्या करेंगे, आंखों की दोनों कोने जो हैं इनर साइड, इनर के अंदर उसके थोड़ा सा प्रेस करेंगे, उसके अंदर देखेंगे कोई सख्त वगैरह तो नहीं है, स्वेलिंग तो नहीं है, कोई डिस्चार्ज वगैरह नहीं है। लैक्रिमल पॉइंट को देखेंगे, अगर वहाँ पर कोई लैक्रिमल पॉइंट से कोई डिस्चार्ज वगैरह बाहर की तरफ एकदम आ जाए तो ये हमें एक इंडिकेशन देता है कि भाई ये जो लैक्रिमल डक्ट है कहीं तरफ से ये ब्लॉकेज है, ठीक है।
अच्छा, कॉन्जक्टिवा की बात करते हैं तो कॉन्जक्टिवा हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस की कि दो होते हैं, एक बल्बर कॉन्जक्टिवा होता है, एक पेल्विबुलर कॉन्जक्टिवा होता है। दोनों को दोबारा भी डिस्कस कर लेते हैं उनके असेसमेंट में, ठीक है। अच्छा, कॉन्जक्टिवा जो बल्बर कॉन्जक्टिवा है वो हमने लास्ट टाइम भी बताया था कि वो कॉन्जक्टिवा जो आई के स्केरला को कवर करता है, हिफाजत करता है, इसको बल्बर कॉन्जक्टिवा कहते हैं। अच्छा, वी हैव यू पेशेंट लुक अप gently pull the lower eyelid down and the bulbar conjunctiva should be clear and shiny, not excessive redness to execute। इसको देखने का तरीका ये है कि भाई अपने पेशेंट को बोलना है कि भाई आप अपनी आंखें खोलें और ऊपर की तरफ देखें और नीचे वाली स्किन थोड़ी सी नीचे की तरफ आप प्रेस करेंगे तो आप लोग को ये जो कॉन्जक्टिवा है, बल्बर कॉन्जक्टिवा है, ये आप लोग को नज़र आ जाएगा। और इसमें आपने देखना है कोई रेडनेस वगैरह तो नहीं है, कोई एग्जीक्यूट, कोई कचरा वगैरह, कोई पस डिस्चार्ज वगैरह तो नहीं, इन चीज़ों को देखना है, ठीक है। उसके कलर को देखना है, ट्रू कलर की बात हो रही है यहाँ पर। विद लिड स्टिल अस्क्योर्ड, inspection of the bulbar conjunctiva for a color changes and foraging bodies and edema also be observed. The sclera which should be white and buff and black patient you may see the fleck of thin and bluish discoloration may indicate the sclera thinning। ये वही बात हो रही है कि भाई आपने नॉर्मल और एबनॉर्मल कलर को आइडेंटिफाई करना है। नॉर्मल कलर आप लोग देखेंगे कि भाई सिंपल सी बात ये है कि पिंक होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा लाइट रेड होना चाहिए, पिंकिश कलर होना चाहिए। अगर इससे हटकर कोई भी हो तो वो एबनॉर्मलिटीज़ के अंदर आ जाती है, और जो भी एबनॉर्मलिटीज़ है वो भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये सिंपल असेसमेंट है कि आपने क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है। मिसाल के तौर पर अगर कोई आपसे पूछे कि बल्बर कॉन्जक्टिवा आप इस पेशेंट का चेक करें तो वो तरीका ये है कि पेशेंट को बोलेंगे आई ओपन करें, ऊपर की तरफ देखें और लोअर आईलाइट के नीचे वाले हिस्से को आप प्रेस करेंगे तो नीचे की तरफ, तो नीचे आपसे कॉन्जक्टिवा आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका है थोड़ा सा बस समझने के लिए, ठीक है। अच्छा, गेटिंग इन आई लेफ्ट एग्जामिन द वही पल्पेब्रल कॉन्जक्टिवा की बात हो रही है। पल्पेब्रल कॉन्जक्टिवा वही कॉन्जक्टिवा जो अपर आईलाइट्स के इनर जो लाइनिंग होती है उसको हम पल्पेब्रल कॉन्जक्टिवा कहते हैं। और उसको देखने का तरीका ये है कि पेशेंट को बोलेंगे आप नीचे की तरफ देखें और उसके अपर आईलाइट्स को थोड़ा सा ऊपर की तरफ करेंगे और उसके कलर वगैरह को देख लेंगे आप, ठीक है, कि वो नॉर्मली पिंक होना चाहिए, ठीक है, नॉर्मल वो पिंक होना चाहिए और एलर्जी वगैरह तो नहीं है वहाँ पर, कोई कलर चेंजिंग वगैरह तो नहीं है, कोई पस वगैरह तो नहीं है, कोई वॉन्ट वगैरह तो नहीं। इन तमाम चीज़ों को आप लोगों ने देख लेना है। अच्छा, यहाँ पर कॉर्निया की असेसमेंट की बात हो रही है, इन चीज़ों को समझें और फिर इसके बाद एंड करते हैं। कॉर्निया की अगर हम बात करते हैं तो कॉर्निया को एग्ज़ामिन करना बड़ा आसान है, बड़ा सिंपल है, सिर्फ इन चीज़ों को समझें। कॉर्निया जो है वो एक आपको किस तरह करना है, एग्ज़ामिन द कॉर्निया बाय द शाइनिंग इन पिन लाइट फर्स्ट फ्रॉम बोथ साइड एंड देन फ्रॉम द साइड ऑफ अ हेड। Each of cornea should be clear and without lesion. Raise the cornea sensitivity by the light touching the cornea with the strip of cotton। सिंपल बात जहन में रखें, कॉर्निया आप जब भी आप एग्ज़ामिन करेंगे, कॉर्निया को असेस करेंगे तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो पिन लाइट होगी, टॉर्च होगी, वो पहले साइड टू साइड आइड पे लगाए, फिर सेंटर पर आई पे लगाए, ठीक है, कॉर्निया पे सेंटर पे लगाए। फिर आपने देखना है कि कॉर्निया कोई लीजन वगैरह तो नहीं है, कोई मसला वगैरह तो नहीं है, कोई ज़ख़म वगैरह, कोई एबनॉर्मलिटीज़ वगैरह तो नहीं है, वो चीज़ें देखनी है। फिर उस कॉर्निया की सेंसिटिविटी जब आपने चेक करनी है तो वो एक स्ट्रिप ऑफ कॉटन, अभी आप नीचे एक पिक्चर आएगी उसमें आपको मैं दिखा देता हूँ, तो उस स्ट्रिप ऑफ कॉटन के ज़रिए आप लोगों ने क्या करना है, उसकी सेंसिटिविटी को चेक करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इंटीरियर चेम्बर एंड आयरस की बात हो रही है। तो इंटीरियर चेम्बर को आप लोगों ने किस तरह देखना है। इंटीरियर चेम्बर ऑफ द आई इज़ द बॉर्डर इंटीरियर बाय द कॉर्निया एंड द पोस्टीरियर बाय द आयरस। द आयरस शुड बी अपेयर फ्लैट एंड द कॉर्निया शुड बी अपेयर convex. Excessive pressure in the eye such as the caused by the acute angle glaucoma, closer glaucoma may push the iris forward and making an interior chamber appear very small. The iris should be same size in color and shape। देखो
ये सिंपल हुई, आप लोगों ने इंटीरियर चेंबर को देखना है। नॉर्मल इंटीरियर चेंबर को आप देखेंगे तो आप आयरस को जब देखेंगे तो आयरस बिल्कुल सीधा होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है, जो एक एक्यूट एंगल ग्लूकोमा, एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, ये वो ग्लूकोमा होता है, ये आहिस्ता आहिस्ता आंख के इनर साइड पर अंदर की तरफ प्रेशर बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, और ये पता नहीं लगता है। ये प्रेशर बढ़ने की वजह से ये क्या करते हैं, आयरस को आगे की तरफ धकेल देता है। तो उससे जब फिर आयरस आगे की तरफ धकेल जाता है तो फिर जब आप बाहर से देखते हो तो इंटीरियर चेंबर आपको क्या नज़र आता है, स्मॉल नज़र आता है, छोटा साइज़ नज़र आता है। तो ये वो बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं पुश अ स्मॉल, यहाँ पर जो है ग्लूकोमा की वजह से आयरस जो होते हैं वो स्मॉल हो जाता है, मतलब आगे की तरफ हो जाता है, वो जो जगह है वो छोटी हो जाती है, ठीक है। और बाकी ये इस तरह एक समझा रहा है। और दूसरी बात ये कि दोनों जो आयरस है उनका साइज़ सेम होना चाहिए, कलर भी सेम होना चाहिए, शेप भी सेम होना चाहिए। पीपल की बात हो रही है, पीपल के ईच पीपल इक्वल साइज़, दोनों पीपल जो होते हैं वो इक्वल साइज़ पे होने चाहिए, राउंड होने चाहिए। 1/4 ऑफ साइज़ ऑफ द आयरस, मिसाल के तौर पर 1/4 साइज़ की बात करें, यहाँ पर इसको बात कन्फ्यूजन ये होती है कि 1/4 साइज़ क्या मतलब पीपल। अगर फॉर इंस्टेंस ये आप लोग मान लें, एक मिनट, अगर ये एक बड़ा आयरस है, ठीक है, आयरस है, आयरस के 4 हिस्से हैं, ठीक है। हमने बात की थी कि आयरस के अंदर ही एक छोटा सा होल डॉट हो जिसको हम पीपल कहते हैं, 1 2 3। तो इसके अंदर ये जो छोटा बिल्कुल छोटा हिस्सा है ना, ये 4 वाला हिस्सा, ये बेसिकली पीपल कहलाया जाता है, ठीक है। तो 1/4 का यहाँ पर मतलब ये है, अबाउट 1% इज द 4 हैज़ द एसिमेट्रिकल पीपल विदाउट डिजीज़, ठीक है। दोनों बगैर डिजीज़ के दोनों पीपल जो होते हैं वो सेम होने चाहिए, सेम साइज़ के होने चाहिए। अच्छा, ये अभी तरीका बताया गया है कि भाई आप लोगों ने क्या करना है, किस तरह असेसमेंट करनी है, ठीक है। ये उस बेसिकली कॉर्निया को वो जो कॉटन से असेस करने, सेंसिटिविटी असेस करना था ना, ये वो तरीका बताया गया है कि आपने कॉर्निया को तो आप लोगों ने लाइट से देख लिया, तमाम चीज़ें देख ली, लेकिन उसकी सेंसिटिविटी आप कॉटन से करेंगे, उस पर कोई टिशू वगैरह कोई ऐसी इस्तेमाल, सिर्फ कॉटन का इस्तेमाल करेंगे। ये तरीका बताया गया है कि आपने क्या करना है, उसकी सेंसिटिविटी को देखने के लिए आपने क्या करना है, छोटा सा कॉटन जो बॉल है लेना है और उसको पेशेंट को बोलना है आप आंख खोलें, और जैसे उसके कोने के साथ आप टच करेंगे ना तो वो एकदम अपने कोने आंख को ब्लिंक करेगा। वो आंख को जो ब्लिंक करेगा वो इस वजह से करेगा क्योंकि वो वहाँ पर जो 5th क्रेनियल नर्व है ट्राइजर्मिनल, तो वो ट्राइजर्मिनल जो है वो उसकी सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो एकदम आंख को ब्लिंक करेगा। या ठीक है, अगर फॉर इंस्टेंस आप उसको आंख को कॉर्निया के साथ उसके कॉटन को लगाते हैं और वो ब्लिंक वगैरह नहीं करता, तो यहाँ पर ये इंडिकेशन मिलती है कि यहाँ पर जो मसला है या तो इस 5 क्रेनियल नर्व्स के अंदर मसला है या तो 6 क्रेनियल नर्व्स के अंदर मसला है। 6 क्रेनियल नर्व जो है वो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। या तो 5 क्रेनियल नर्व्स के अंदर मसला है तो 6 क्रेनियल नर्व के अंदर ये मसला है। तो ये आप लोगों को तरीका बताया कि इस तरीके से आप लोगों ने करने हैं। यहाँ पर लास्ट में बताया कि आप लोगों ने कोई भी टिशू या इस तरह कोई भी गाज वगैरह इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये उसके अंदर इरिटेशन और ये इन्फेक्शन वगैरह काज कर सकता है। अच्छा, यहाँ तक आज हम पढ़ लेंगे। अच्छा, यहाँ पर बात की गई है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का जो प्यूपल है वो अनइक्वल हो जनरली, ठीक है, अगर मिसाल के तौर पर एक साइज़ एक जैसा है, दूसरे साइज़ दूसरे जैसा है, तो ये हमें एक इंडिकेशन मिलती है कि ये न्यूरोलॉजिकल डैमेज की वजह से, मिसाल के तौर पर जो ब्रेन के अंदर जो नर्व है उनकी डैमेजिंग की वजह से, या इराइटिस की वजह से, या ग्लूकोमा की वजह से, बहुत सारी वजूहात हो सकती है, उनकी वजह से ये मसला हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इन परफेक्ट एग्रीमेंट की बात करें, अगर हमने प्यूपल के टेस्ट की बात करें तो उसके जहन में रखना, द टेस्ट पीपल्स फॉर डायरेक्ट एंड कंसेक्वल रिस्पॉन्स इन अ स्लाइटली डार्कनेस रूम, होल्ड द पेशेंट अबाउट 20। देखो, इस प्यूपल को आपने 2 तरीक़ों से आप लोगों ने असेस कर सकते हो। एक तो आपने क्या करना है कि भाई डार्क रूम हो, ठीक है, पेशेंट आपसे 20 इंच या 51 सेंटीमीटर आपसे दूर बैठा हो, ठीक है,
और लाइट रेज आप उसके एक आंख पे लगाओ और उसके जो प्यूपल है उसके देखो, अगर लाइट रेज जैसे उसकी आंख पर लगती है और उसका प्यूपल जो है वो कंस्ट्रक्ट होता है तो वो आपका मतलब कि वो नॉर्मल है। फिर एक इन चीज़ों को भी देखना है, अगर एक आंख पे आप लाइट रेज लगाते हो और वो लाइट जैसे उसके प्यूपल पर पड़ती है वो भी कंस्ट्रक्ट होता है और उसके साथ साथ दूसरे प्यूपल को भी आपने देख रहा है, दूसरे आंख को वो भी कंस्ट्रक्ट होता है, तो ये नॉर्मल है। ठीक है, ये चीज़ें क्या होती है, ये नॉर्मल है। इन चीज़ों को आप लोगों ने ये लाजमी देखना। दूसरी बात यहाँ पर की गई है जो द शुड बी रिएक्ट ऑफ द आल्सो, और एक 1 मिनट। ठीक है, यहाँ पर सिंपल से मैंने आपको बता दिया कि भाई प्यूपल को असेस करने के लिए 2 चीज़ें देखी जाती है, एक इसमें हम लाइट के ज़रिए करते हैं, दूसरा एकोमोडेशन चेक करते हैं, एकोमोडेट चेक करते हैं। लाइट सिंपल सी आपने पेशेंट को एक डार्क रूम में बिठा देना है और 20 सेंटीमीटर से या 51 सेंटीमीटर से या 20 इंचेस से आपने दूर से उसके आंख पर जो टॉर्च है वो लगानी है। आप उसके आई के प्यूपल को आप फोकस करेंगे, अगर वो देखते हैं लाइट पड़ने पर वो कंस्ट्रक्ट होता है और सेम उसी टाइम दूसरे आई का वो भी प्यूपल उसकी एक रिस्पॉन्स में कंस्ट्रक्ट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कंसेशनल रिस्पॉन्स कहते हैं। सेकंड आई का कंसेशनल रिस्पॉन्स कहलाया जाता है। तो इसका मतलब है कि भाई दोनों आई ये नॉर्मल है, क्योंकि एक का कंस्ट्रक्ट होना दूसरा भी होना लाजमी है, ये एक नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक आई हो रही है और दूसरी आई नहीं हो रही तो कोई ना कोई एबनॉर्मलिटीज़ वगैरह वहाँ पर मौजूद है। अच्छा, यहाँ पर एक बात है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक शख्स है जिसकी आई जो है वो ब्लाइंड वगैरह है, ठीक है, वो नज़र नहीं, तो उस पर जब आप लाइट करेंगे तो उसका पीपल कोई भी रिस्पॉन्स वगैरह नहीं करेगा। अगर आप ब्लाइंड आई पर लाइट देंगे तो वो उसका जो प्यूपल है वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा। जब एक प्यूपल रिस्पॉन्स नहीं करेगा तो दूसरा जो सही आंख है वो भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा। तो ये बात आप लोगों के पास आपको जहन में होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक बात और है, एकोमोडेट उसका चेक करना है। एकोमोडेट यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई एकोमोडेशन किसे कहते हैं, इनको जहन में आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। एकोमोडेशन किसे कहते हैं, एकोमोडेशन का मतलब ये कि भाई आपने क्या करना है, पेशेंट को बिठाना है और पेशेंट को पहले कहना है कि आपने दूर किसी और चीज़ को देखना है, मतलब उससे दूर, और आपने उसके एकदम उसके फेस के सामने आपने उंगली रख देनी है और पेशेंट को बोले मेरी तरफ देखे, और उसके नाक के बिल्कुल क्लोज अपनी उंगली, आंखों के बिल्कुल क्लोज अपनी उंगली रखे और उसको बोले इसकी तरफ देखे। जैसे वो जो बड़ा डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को छोड़ेगा, ये देखिए जैसे पेशेंट दूर डिस्टेंस को देख रहा था, वो जैसे दूर डिस्टेंस को से आंखें हटाएगा और आपके जो प्लेसमेंट है 4 सेंटीमीटर पे या 4 इंच पे या 10 सेंटीमीटर पे अपनी आंख उसके अपनी उंगली उसके आंखों के नज़दीक रखी हो, और जैसे वो उस क्लोज़र ऑब्जेक्ट को देखेगा और उस टाइम उसकी आंखें उसके ऊपर फोकस कर ले और अपनी उसकी आइज़ को आप देखेंगे ओके, उसकी फोकस की वजह से उसकी आंखें जो पीपल जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गए, तो ये भी एकोमोडेशन, ये भी एक नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, अगर ये 2 चीज़ आप लोग को समझ नहीं आ रही तो इसके रिस्पॉन्स को आप यूट्यूब में भी देख सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप लोग विजुअल आप लोग देखेंगे तो आप लोग को और आसानी हो और कॉन्सेप्चुअल क्लियर होगा। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट है वो मैं आपको समझा दूँ, यहाँ पर इस पॉइंट को जहन में लाजमी रखें। ठीक है, अगर आप लोगों ने पीपल की असेसमेंट करनी है तो उसके लिए ये एक निमोनिक है, इसको आप लोगों ने जहन में रखना है। ठीक है, पी फॉर प्यूपल, ई फॉर इक्वल, प्यूपल जो होते हैं वो इक्वल होने चाहिए, राउंड होने चाहिए, रिएक्टिव होने चाहिए, लाइट रिएक्टिव होने चाहिए, ठीक है, और रिकमेंडेटिव होने चाहिए। तो ये एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोग अपने जहन में रखना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर नेक्स्ट जो हमारा पार्ट 3 होगा वो हम डिस्कस करेंगे जो टेस्टिंग विजुअल एड्स होते हैं, कौन कौन से शीट्स होते हैं, किन के ज़रिए हम आंखों की टेस्ट वगैरह कर सकते हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।